की खबरों में मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए सभी सीटों पर सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य चुनाव आयोग के देर रात के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 59.51% वोटिंग हुई है। साल 2017 में राज्य में 65.56% मतदान हुआ था। प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है, तो वहीं कुछ सीटों पर निर्दलीय, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 67.58% मतदान हो चुका है। अब 10 मार्च को मतगणना होगी। हालांकि सभी पार्टी जीत का दावा जरूर कर रही हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 75.68% वोटिंग हुई। श्रीनिवास पंत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, अगर 2017 के हम वोटिंग प्रतिशत को कंपेयर करें 2022 से, तो काफी कम प्रतिशत रहा है। कुल मिलाकर इसके मायने क्या है, तो ये बताएं पहले। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। लेकिन हम 2017 के मुकाबले जब तुलना करते हैं 2022 की, तो कुछ निराशा जरूर हाथ लगी है। जबकि चुनाव आयोग ने लगातार जागरूकता के कार्यक्रम पहले के मुकाबले ज्यादा संचालित किए हैं, लेकिन कोविड की गाइडलाइन के मुताबिक इस बार का जो चुनाव था उसमें उतना रस नजर नहीं आ रहा था। पोलिंग से 3 दिन पहले ही आप बड़ी जनसभाओं को देख सकते थे, या फिर चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी जनसभाएं उत्तराखंड में की थी। इसका भी एक असर जरूर इसमें कहा जा सकता है कि लोग घरों से बाहर इस बार पहले के मुकाबले कम निकले हैं। अगर पूरे उत्तराखंड में विधानसभा 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 65% ये मतदान हुआ। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से देर रात जो आंकड़ा पेश किया है उसमें कहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि 7 ऐसे स्थान है उत्तराखंड में जहां पर कल मतदान नहीं हो पाया है, यानी उसका बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा 203 ऐसे केसेस हैं जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं कल के पूरे प्रकरण पर, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। जहां तक पोलिंग का सवाल है तो उत्तराखंड में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो उधम सिंह नगर जिले में और हरिद्वार में हुई है। लेकिन राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल की अधिकांश सीटें और अधिकांश विधानसभा क्षेत्र जहां पर पोलिंग कम हुई है पिछले 2017 के चुनाव के मुकाबले में, जो अपने आप में ये संकेत देता है कि जहां ज्यादा सीटें जो पर मतदान हुआ है वहां वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है। क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों पर गौर फरमाएं, लेकिन जहां सीटें कम रही हैं, जहां कम सीटों पर मतदान परसेंटेज कम रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को या मौजूदा सरकार को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के त्रिकोणीय मुकाबले के आसार इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं हरिद्वार से इसका जिक्र करूं तो हरिद्वार में मुख्य जो टक्कर थी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन बसपा ने त्रिकोणीय मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर दिया। क्योंकि बसपा, अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक एक बार 7 सीटें लेकर आई है, फिर 8 सीटें लेकर आई है, तो यह अपने आप में यह बताता है कि बसपा का अपना एक वोट बैंक है, उसको कमजोर नहीं आंका जा सकता। और शायद राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक दलों ने इस बात को कमजोर आंक लिया था, जो बसपा भी फाइट में आ गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी का भी अपना वोट शेयर जो बढ़ेगा वो या तो बीजेपी का वोट कटेगा या कांग्रेस का वोट कटेगा। तो जाहिर सी बात है, पोलिंग और परसेंटेज के अलावा अगर पार्टियों के शेयर की बात करेंगे तो उसमें भी फर्क पड़ेगा और उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम उधम सिंह नगर जिले की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर जिला भी त्रिकोणीय मुकाबले में पहुंच चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, तो वोट शेयर ले जा सकती है। और आम आदमी पार्टी के अलावा अगर बसपा की बात करें तो उधम सिंह नगर जिले में बसपा का भी अपना एक गढ़ है, जिसको भी बीजेपी और कांग्रेस आंकने में कामयाब साबित नहीं हो पाई। और यही कारण है कि उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटों में बसपा भी त्रिकोणीय मुकाबले में है। और इसके अलावा निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिस प्रकार की विधानसभा सीटें हैं, 6 अगर हम महानगर की बातें कर लें तो इन महानगरों में भारतीय जनता पार्टी का रोचक मुकाबला पहले रहा है। लेकिन इस बार जो वोटिंग कम हुई है
ये किस करवट राजनीतिक ऊंट बैठेगा अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन साशा थमी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को अब लगने लगा है कि इसका आकलन किस प्रकार से किया जाए। बिल्कुल, जो राजनीतिक यही कहा जाता है कि वोटिंग प्रतिशत अगर कम है तो कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत के कम होने के मायने यही निकाले जाते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, दूसरा कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट है और इसीलिए बहुत ज्यादा वो आगे चेंजेस के लिए नहीं निकल कर आई है। लेकिन कुल मिलाकर अभी क्या होने वाला है तो 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन श्रीवास, आपसे जानना चाहेंगे राजनीतिक पंडित क्या मान रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर फाइट बहुत ज्यादा है और उसके लिए प्रेडिक्शन काफी मुश्किल दिख रहा है? श्रीनिवास, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी टक्कर और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, काफी मुश्किल है वहां पर प्रेडिक्शन करना, यहां तक कि राजनीतिक पंडितों के लिए भी। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मैंने बीएसपी को भी बाकायदा त्रिकोणीय मुकाबले में शामिल किया है जी। इस अंदाजे के साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इस बार का विधानसभा चुनाव है ये कांटे का मुकाबला जरूर देखा जा रहा है। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट से बात कर रहे हैं, लालकुआं सीट पर भले ही हरीश रावत जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, लेकिन इतना आसान हरीश रावत के लिए भी नहीं है। हालांकि अब तो ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है, नतीजे 10 मार्च को आने हैं, लेकिन कांटे की टक्कर वहां पर रही है। और संध्या डालाकोटी जो कांग्रेस के पहले प्रत्याशी के तौर पर घोषित हुई थी, बाद में हरीश रावत को वहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, उन्होंने नाम वापस नहीं लिया और वो चुनावी ताल ठोकती रही, जिसके कारण कांग्रेस को वहां पर नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को भी निर्दलीय ने चुनौती दी थी, तो नतीजा ये है कि वहां पर भी कांटे की टक्कर लगातार बनी हुई है। कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये अभी सस्पेंस बना हुआ है और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, यानी हॉट सीट बनी हुई है। अगर बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, धामी क्योंकि उधम सिंह नगर जिले से आते हैं, खटीमा विधानसभा है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा त्रिकोणीय मुकाबला मुख्यमंत्री की सीट पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कलेर भी वहां पर मैदान में हैं और कलेर मैदान में होने की वजह से त्रिकोणीय आसार में इसको लेकर गए हैं। इसके अलावा अगर भुवन कापड़ी की बात कर ले, क्योंकि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के संगठन ने भी वहां पर जोर लगाया। और इसके सबसे बड़ी बात मनुराज, क्योंकि किसानों का जो फैक्टर है वो हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर जिले में काफी प्रभावित कर सकता है और इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी है, बीजेपी के थिंक टैंकरों को भी है कि वहां पर यह समीकरण हालात बदल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन लगातार पुरजोर तरीके से ग्राउंड पर मेहनत करता रहा है। अब नतीजे खुलेंगे तब तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन हॉट सीट बनी हुई है। श्रीनिवास, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की बात जी, आप बीएसपी की भी बात कर रहे थे, आप आम आदमी की भी बात कर रहे थे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी पे बात करते हैं हम, चूंकि पहली बार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं वो सीधे उत्तराखंड की जनता को नब्ज कुछ से जुड़े हुए कहा जा सकता है। जैसे कि भू कानून की जिस तरह से मांग जोर पे पकड़ी हुई थी कि किस तरीके से भू कानून को मजबूत स्थिति के साथ उसे लागू करना चाहिए, उसको उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया। दूसरा, उन्होंने पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंडी पेंशन योजना की शुरुआत करने की बात कही है। उपनल कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेसिस पे तमाम एम्प्लॉयज थे उनको कहा है कि हम आपको पक्का करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी का आपको क्या लग रहा है, कितना आप प्रेडिक्शन देंगे उनकी सीटों को लेकर? बिल्कुल मनुराज, देखिए आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है, जब पहली बार कोई भी दल चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले संगठन के विस्तार पर जोर देता है और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि उसने अपने संगठन को विस्तार दिया है और वो चुनाव लड़ने में कामयाब हुई है। चुनाव लड़ना, संगठन खड़ा करना, ये दोनों तरीके से वो सफलता उसने अर्जित की है। जहां तक जीतने की बात है या फिर वोट शेयर ले जाने की बात है, तो वोट शेयर ले जा करके उसने वो गणित जरूर बिगाड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से 19% जो वोटर है वो छिटक जाता था। उस छिटकते हुए वोटर को उसने कैप्चर करने के लिए उसका रिप्लेसमेंट दिया है और रिप्लेसमेंट के तौर पर या तो कांग्रेस का वोट काटा है या बीजेपी का वोट काटा है। और बीजेपी और कांग्रेस का वोट कटने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ा करके अपने संगठन को आगामी चुनाव के लिए मजबूत कर दिया। जहां तक गंगोत्री सीट की हम बात करते हैं, गंगोत्री सीट पर क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का दावेदार के रूप में सामने रखा है और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित किया है,
ऐसे में गंगोत्री सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रही है, लेकिन अब यह टक्कर त्रिकोणीय मुकाबले में चली गई है। त्रिकोणीय मुकाबले में अजय कोठियाल के रहने के बावजूद ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य टक्कर होने के बाद अप्रत्याशित वहां पर नतीजे भी आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल सकता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ये बात अलग है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पहली बार चुनाव, और ऐसे में बीएसपी को जिसको लेकर आपने जिक्र किया कि साइलेंट कार्ड के तौर पर भी वो भी अप्रत्याशित यहाँ पर कुछ सीटें जीत सकती है। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे उत्तराखंड की सियासी किस्मत के लिए। श्रीनिवास हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड में मतदान के दौरान चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। राज्य भर में 203 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 51 मामले राजधानी देहरादून से सामने आए हैं, जबकि सबसे कम मामले बागेश्वर से हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चमोली जिले में 5, देहरादून में 51, हरिद्वार में 32 और पौड़ी में 9 हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 11, उधम सिंह नगर में 47 और चंपावत में 3, रुद्रप्रयाग में 4, उत्तरकाशी जिले में 9, नैनीताल में 24, अल्मोड़ा जिले में 3, बागेश्वर में 1 और टिहरी में 4 मुकदमे दर्ज किए गए। श्रीनिवास का एक बार फिर रुख करते हैं। श्रीनिवास, आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, 203 मुकदमे दर्ज किए गए हैं पोलिंग वाले दिन, ये संख्या काफी ज्यादा है। मनोराज, जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है और चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की थी और चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तमाम गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से, राजनीतिक दलों से और आम जनता से और वो की थी कि किसी भी नियम का उल्लंघन न किया जाए। अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यही नतीजा है कि 203 केस देर रात तक उत्तराखंड में दर्ज किए गए। ये केसेस उन पर दर्ज किए गए जिन्होंने गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल किया है, 200 मीटर के दायरे का उल्लंघन तोड़ा है, जिन्होंने कोविड के नियमों का अनुपालन नहीं किया है, या जिन्होंने वोटिंग करने के बाद वोटिंग की गोपनीयता को भंग किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि मतदान से एक रात पहले, मनोराज, सबसे बड़ी बात कहूंगा यहां पर और उत्तराखंड का दुर्भाग्य भी कहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, पैसे बांटने के वीडियो वायरल हुए, शराब पिलाने के वीडियो वायरल हुए, एक दूसरे पर मार पिटाई के वीडियो वायरल हुए, जो इस बात को दर्शाता है कि धीरे धीरे जिस अराजकता के क्षेत्र में पूरा राज्य का जो पोलिंग जो सिचुएशन है वो अगर जा रही है तो उसको कठोरता के साथ लागू करने की जरूरत है, नियमों को लागू करने की जरूरत है और उसको अगले चुनावों में चुनाव आयोग किस तरीके से व्यवस्थित कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ, नियम का अवहेलना करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उस पर उचित कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आगे क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर बार मुकदमे दर्ज होने तक ही ये चीजें रह जाती हैं। एक बड़ा सख्त संदेश देने की भी जरूरत है। क्या 203 मुकदमे में किसी बड़े चेहरे का भी नाम शामिल है श्रीनिवास? श्रीनिवास, मेरा सवाल है, ये 203 मुकदमे जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन क्या इसमें कोई बड़ा नामी चेहरा भी है? बिल्कुल, जो 203 मुकदमे दर्ज हुए हैं इसमें बड़ा चेहरे का सवाल नहीं है, बल्कि मनोराज, जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, पोलिंग की गोपनीयता को भंग करने के मुकदमे दर्ज हुए हैं। अधिकांश ऐसे भी थे जिन्होंने गोपनीयता भंग की, फोटो खींच करके शेयर कर दिया और अपनी पार्टी का नाम भी उसमें लिख दिया, फेसबुक पर उसको शेयर कर दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लेना शुरू किया। जैसे मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए वैसे ही लोगों ने वो फोटोएं डिलीट करना शुरू कर दिया। यानी लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमने मतदान किया। और ये कार्यकर्ता थे, यह आम जनता नहीं थी। आम जनता को किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है, उसका अपनी गोपनीयता है, अपना वोट देने का अधिकार है, उसका इस्तेमाल किया। लेकिन कार्यकर्ताओं को अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के नियमों को तोड़ना, और चुनाव आयोग ने जब मुकदमे दर्ज किया, हालांकि अलग बात है कि जब चुनाव आयोग इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रत्याशी इस बार मैदान में है, अधिकांश प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना आपराधिक रिकॉर्ड
अभी तक शामिल नहीं कराया है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है और मुख्य चुनाव अधिकारी की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधी बात कही है कि जिन्होंने भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया, नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरा मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना उसको माना जाएगा। तो यानी एक बड़ा मामला और बड़ा मुकदमा इस पूरे नजर रहेगी कि आखिरकार चुनाव आयोग उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।